जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी। कौन से डिफेंस एग्ज़ाम की? हम लोग करवा रहे हैं एसएससी जीडी प्लस यूपी पुलिस समथिंग, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी करवा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करवाने वाले हैं। तो हम लोग पहले भी करवा चुके, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई थी हमने। अब हम करवा रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी। तो हम लोग इसमें क्या क्या प्रोसेस रखेंगे। पहले प्रोसेस हमारा क्या रहेगा कि हम लोग जाहिर से पहले एक बात और कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वही बच्चे इस पर देखने आए वीडियो। अगर नहीं भरा तो भर लो जाके, अभी टाइम है। अभी 31 दिसंबर तक फॉर्म चल रहे हैं, अभी भर लो। और जिसको भी वर्दी पहननी है वो आ जाओ और वर्दी पहनाओ, और हम आपका सहयोग करेंगे। हम आपके सारथी बन के चलेंगे। पहले ही हमारा स्लोगन ही यही है कि हम अब सारथी आपके बन के रहेंगे, हर कदम पर आपके साथ चलेंगे। आप कितना भी आगे जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, और कितने भी पीछे जाएंगे हम आगे लाने में तुम्हारा साथ देंगे। ओके, पहली बात ये है। दूसरी बात कि हम करेंगे कैसे कैसे। तो हम पहले करेंगे, हमने देखो, हम करवाएंगे हिस्ट्री करवाएंगे, पॉलिटिकल करवाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट है ना सबको करवाएंगे, पर एक प्रोसेस बाई प्रोसेस, धीरे धीरे। पहले हिस्ट्री करवाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकली, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। स्टैटिक और हिंदी और वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा आपको। बाकी जो मैथ है और रीजनिंग है, इसके मैं टीचर कुछ ही दिन में चैनल पे आपको दिख जाएंगे। इसका मैं टीचर अवेलेबल कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिले टीचर अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टीचर मिले, अच्छा मिले। ये नहीं कोई भी लेके आ जाओ, नहीं। आपको पसंद आना चाहिए टीचर, आपके मतलब का होना चाहिए टीचर, जो समझ सके आपको, आप उसको समझ सके, वो टीचर मैं लाना चाहता हूँ। ओके, तो हम लोग कोशिश में इसमें ही है कि सबसे अच्छा टीचर मिले और आप लोगों के लिए एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंच सके। जो आपका सपना है ना कि वर्दी पहनने का, एसएससी जीडी में सीआईएसएफ बनने का, एसएसबी बनने का, या फिर आ, और भी एग्ज़ाम्स हैं और भी जो पोस्ट हैं उसमें आप लोग पोस्ट हो सकें। तो हम लोग, इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे तैयारी होने वाली है। ये बात हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी बात पर कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के और भी वीडियो जो है ना, वो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। वो जाके आप लोग चैनल से जाके ले सकते हैं ना। तो चैनल से जाके ले सकते। चैनल में क्या नाम है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, रोजगार सारथी एसएससी जीडी 2023-24। ये हमारा एक बैच चल रहा है रोजगार सारथी के नाम से। वहाँ पे जाके आपकी सारी वीडियो मिल जाएगी हिस्ट्री की जो है ना। बाकी अभी धीरे धीरे और भी, और करंट अफेयर भी हम लोग इस पर अपलोड करते हैं। करंट अफेयर का मॉर्निंग में सुबह 6 से लेकर 8 के बीच में अपलोड कर दी जाती है हर रोज़ के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। दिसंबर करंट अफेयर 2023-24 और नवंबर की भी करंट अफेयर अपलोड करी है हमने। ओके, ये बात होगी यहाँ तक कि अब हम लोग आते हैं अपनी हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में हम लोग क्या कर चुके थे। हिस्ट्री में हम लोग कितने भागों में, 3 भाग में डिवाइड की हिस्ट्री। कितना? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास हम लगभग लगभग ख़त्म ही कर चुके हैं। कुछ ही पार्ट बचे हैं, 1-2 पार्ट बचे हैं उसमें। फिर वो प्राचीन खत्म हो जाएंगे, फिर हम आएंगे मध्यकालीन पर और आधुनिक पर। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक शुरू से लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि पहले मध्य मध्य पढ़वा दिया फिर आधुनिक पे आएंगे, या पहले आधुनिक पढ़वा दिया फिर मध्य पर आएंगे, या प्राचीन पर। हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक इस पे इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो इसकी बाकी जो वीडियो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पुष्य भूति वंश तक है ना, पुष्य भूति वंश तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। इससे जो पहले की वीडियो है वो सारी आपको चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। अच्छा भैया, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? ये कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष है? 3 पक्षों में संघर्ष हुआ है। हाँ जी, ये 3 पक्षों का संघर्ष है। 3 पक्ष कौन से? इसमें 3 शासक या 3 स्टेट के, या बोल सकते हैं 3 अलग अलग जगह के शासक इसमें शामिल थे इस युद्ध में। और किसके लिए युद्ध था? ये था कन्नौज के लिए। एकमात्र जगह कन्नौज, कहाँ पे? यूपी में कन्नौज। ओके, इस जगह के लिए तीनों लोग आपस में ही लड़े मरे और मर गए। इनका ये विवाद हुआ क्योंकि ये किसको हथियाना चाहते थे? ये हथियाना चाहते थे कन्नौज को। कन्नौज को ही क्यों? और क्यों जगह क्यों नहीं ली? दिल्ली तो उस समय इतना फेमस थी नहीं, तो ये फेमस थी कन्नौज। इसलिए ये लोग सिर्फ कन्नौज को ही अपना अधिकार का केंद्र बनाना चाहते थे, या बोल सकते हैं अपनी राजधानी का केंद्र। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि यहाँ पे सारे मिनरल्स अवेलेबल थे। लाइक बोल सकते हैं यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती थी। इसमें नर्मदा नदी पास में थी, तो इससे क्या रहता था, खेती बाड़ी करने में आसानी हो जाती थी। सारे खनिज उपलब्ध थे ज़्यादातर तो। और वहाँ की जो सेना थी वो भी मजबूत सेना थी, अच्छी सी। और ज़्यादातर चीज़ें बोल सकते हैं कि व्यापार के लिए भी जगह अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे
पास में पड़ जाते थे और बाकी देशों के पास पास में पड़ता था, जो वर्तमान में तो अभी भारत है। पर भारत का जो नक्शा अगर आप उस समय का देखोगे ना, तो आपको भारत बहुत फैला हुआ था। और अभी के जो 29 स्टेट है ना, पहले ये 29 स्टेट नहीं थी, ये राज्य थे, बहुत बहुत सारे राज्यों में डिवाइड था, छोटे 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 भागों में डिवाइड था। अभी ये एक जाके इंडिया बना है, एक हिस्सा इंडिया तो पहले भी नाम था, पर अभी जाके एक इसका असली मैप जो दिख रहा है ना आपको, असली मैप ये बना जाके अभी जाके, पहले का मैप कुछ और ही था। तो हम इस पे करेंगे कि कन्नौज के बारे में जानेंगे, कन्नौज में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, है ना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले हम कन्नौज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसके पुराना नाम क्या था, जैसे कान्याकुंज या और भी, और इस फिर आते हैं मैप पे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है क्या, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में, है ना। तो कन्नौज का पुराना नाम क्या था, इसके पुराने नाम, दो पुराने नाम हुए हैं जो महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नाम तो अगर और भी होंगे, पर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ओके, तो क्या था कन्नौज का पुराना नाम, एक तो कान्याकुंज और दूसरा मौध्यक्षी, कान्याकुंज और मौध्यक्षी, ये दो जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये दो नाम थे इसके बारे में, है ना। अब आते हैं अपने मैप पे, फिर इनके बारे में बात करेंगे। अभी पहले मैप पे जाते हैं, मैप पे समझते हैं। मैप पे क्या है, जो मैं आपको बता रहा, 3 लोगों के इसमें योगदान रहा है, इसको लूटने में, इसमें योगदान रहा है लोगों का। तो ये तो रहा मैपिंग में, यहाँ पे कन्नौज, ये रहा कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे, उत्तर में, ओके, जहाँ वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तर में ये कन्नौज है, ओके। और यहाँ पे आप आओगे अगर जी इस एरिया में, ये कौन सा एरिया, गुजरात और राजस्थान का एरिया है। वेस्ट की तरफ अगर आप आओगे तो ये कौन सा, गुजरात का एरिया है। गुजरात में कौन सा वंश उस समय शासन कर रहा था, तो वो था गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा, गुज्जर प्रतिहार वंश। इसके शासक कौन से, इसके शासक थे बस्त राज उस समय के। इसके संस्थापक अलग है, शासक अलग है। अभी हम किसकी, जो इसमें शामिल थे ना, जो व्यक्ति शासक उस समय, उनकी बात कर रहे हैं, संस्थापक की बात नहीं कर रहे हैं। संस्थापक की बात हम लोग जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना प्रॉपरली, तब उनकी बात करेंगे हम, कि गुज्जर प्रतिहार में कौन संस्थापक हुए, इनका क्या क्या एक प्रोसेस रहा है राजा बनने का, कौन कौन राजा बना है, वो सारी चीज़ जानेंगे ना, कौन कितना महत्वपूर्ण था उस समय। ये तो कि वेस्ट की। अब करते हैं ईस्ट की बात। ईस्ट में कौन था, जो ये बंगाल वाला हिस्सा है ना, बंगाल वाला हिस्सा, इसमें कौन था, इसमें थे पाल वंश, इसमें थे पाल वंश। पाल का संस्थापक कौन है, पाल का मतलब संस्थापक नहीं, सॉरी, पाल का जो उस समय इस पे जो शासन कर रहा था वो था धर्मपाल, वो था धर्मपाल। अब आते हैं नीचे दक्षिण की ओर। दक्षिण में कौन था, दक्षिण में था राष्ट्रकूट साम्राज्य या वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसमें कौन सा, इसका था ध्रुव, इसका कौन था, इसका था ध्रुव शासक उस समय का। तो ये क्या बन गई, ये त्रिकोणीय बन गई, मतलब 3 पक्ष के बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच, पहले यहाँ से लेते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार वही, हाँ। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। अब ये युद्ध एक व्यक्ति के और बीच में था, वो व्यक्ति कौन था, यहाँ पे आप देखोगे तो एक देखोगे आयुध वंश, यहाँ पे पड़ता था आयुध वंश। आयुध वंश का क्या था ना, डिस्टेंस देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, ये बीच में पड़ता था। किसके बीच में, गुज्जर प्रतिहार और बंगाल के बीच में। और ये किसके करीब था, ये था कन्नौज के करीब। तो यहाँ का जो शासक था ना, वो भी बड़ी प्रतिभाशाली था। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम ऐसे तो इसको जीत नहीं सकते, तो क्या करें। तो इन्होंने कहा यार उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसका, आयुध वंश का जो शासक था। तो उसका सपोर्ट लेके ये लोगों ने कन्नौज को जीतने की कोशिश करी। आगे उसके बारे में जाने क्या क्या बात थी, है ना। तो आप देखोगे तो डिस्टेंस इनका बराबर है, इस लगभग बराबर ही है, वेस्ट से ईस्ट के बीच में, ओके। ये तो बात होगी इन लोगों की। अब बात आती है इनके शासकों के बारे में, जानते हैं कौन कौन था। जैसे पहला शासक पाल वंश से धर्मपाल, मैंने आपको बताया धर्मपाल कहाँ से गया, ये ना, पाल वंश से शासक था धर्मपाल। और दूसरा गुज्जर प्रतिहार वंश से कौन था, वत्सराज, कौन, वत्सराज। तीसरा कौन सा, राष्ट्रकूट वंश से कौन था, वो था ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश से कौन था, ध्रुव, इसका शासक उस समय, ओके। अब बात आई है आयुध वंश। आयुध वंश में जो यहाँ पे बता रहा था, आयुध वंश के संस्थापक थे जो, उनके 2 पुत्र थे। आयुध वंश के संस्थापक के 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों का नाम क्या था, पहले पुत्र का नाम था क्या, इंद्रायुध, और दूसरे का चक्रायुध। एक मिनट, इंद्रायुध, चक्रायुध, ये दोनों सगे भाई थे, सगे भाई थे। पर फिर भी इन दोनों में भाई जैसा कोई संबंध नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, कि ये दोनों भाई एक दूसरे को गद्दी के लिए मरे जा रहे हैं। छोटा चारा गद्दी मुझे मिल जाए, बड़ा चारा गद्दी मुझे मिल जाए, मतलब है इस वंश का या इस राज्य का राजा बन जाऊं, ये राजा बनना चाह रहे हैं। और बात आई इनके पिताजी के ऊपर,
तो पिताजी जब अपनी मत बोल सकते हैं ना कि मृत्यु की ओर थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि अब शासक किसको बनाया जाए। जाहिर सी बात है, शासक वही बनता है जो बड़ा बेटा होता है और काबिल होता है। तो आपने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आपके बड़े भाई है तो उनको ही ज़्यादातर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है घर में। अगर कुछ काम करना हो सबसे पहले बड़े भाई को, भाई तू कर ले, तू बड़ा है घर में। हर समय ऐसा ही होता है। तुम भी बड़े हो, अगर तुम भी अपने घर में बड़े हो ना, तुम पे भी यही जिम्मेदारी आती है, हर समय बड़े भाई को ही ऊपर लिया जाता है। मैं तो खैर अपने बड़े भाई से छोटा हूँ, दूसरे नंबर का हूँ, पर मेरे बड़े जो भाई हैं उनके ऊपर मैं बोल सकता हूँ घर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पापा के बाद वो दूसरे नंबर पे है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम तो छोटे हैं। अब कुछ भी काम होगा, हमसे वो बड़े हैं, कुछ भी काम होगा सबसे पहले बड़े को बोला जाएगा, भाई तू कर ले ये काम, छोटा है वो कहाँ जाएगा, ये बात होती है। फिर बड़ा भाई, वो लोग बोलते हैं बड़ा क्या काम करता है, जो बड़ा काम करता है वो कोई नहीं कर सकता। और बड़ा भाई होना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका कोई बड़ा भाई है ना, तो आप बोल सकते हो आप एक महान आदमी हो, समझे। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस चीज़ का, बड़ा भाई होना। तो आइए दोस्तों, हम क्या कर रहे थे बात, हम कर रहे थे दो भाइयों के बीच में। तो मैंने बताया ना, जैसे बड़ा भाई सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में। अगर आपका बड़ा भाई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। क्या बात थी कि ये दो भाई थे, इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध, इन दोनों में गद्दी के बीच में लड़ाई हुई कि ये कहते नहीं गद्दी मुझे चाहिए, गद्दी मुझे चाहिए। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हर जगह ऐसी लड़ाई होती है। आप जिस माहौल में रह रहे हैं या जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में ज़्यादातर इस बात की बात आती रहती है कि भाई गद्दी के लिए, घर के लिए, इस घर का एक टुकड़ा, टुकड़ा बोलते हैं छोटी सी जगह, एक ईंट की जगह के लिए घर में लड़ाई हो जाती है भाई भाई में कि नहीं मुझे ये टुकड़ा चाहिए, मुझे एक ज़मीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ों के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बस ये है कि समझदारी से काम लो। आपका ही भाई है, आपके घर की चीज़ है, किसी दूसरे को थोड़ा दे रहे हो, घर में ही है। थोड़ी सी उसने ले ली, थोड़ी सी आपको कम मिल गई, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे, दिक्कत है क्या? नहीं ना, भाई है आपका, ले लिया, क्या दिक्कत है? उसने तो लिया, किसी दूसरे तो नहीं लिया, आप एक ही दोनों एक ही माँ बाप के लड़के हो, अगर ले लिया तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत? माँ बाप ने आप लोगों को दोनों के बराबर दिया, उसने आप अगर ज़्यादा लेना चाहे ज़्यादा ले लिया, ये बात कर दो। इसमें लड़ाई करने की ज़रूरत है कि नहीं मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खून कर दूंगा, इसमें क्या बात है? हैं? कुछ नहीं हुआ भाई। ऐसी एक स्टोरी है, मैं बताऊँ आपको कि एक जगह थी, वहाँ पे क्या हुआ ना कि दो दंपत्ति, मतलब माँ बाप और दो पुत्र थे उनके, छोटे थे। जब छोटे थे तो वो तो खुश रहे, आराम से खेलते, दोनों भाई बहुत प्यार से खेले, बहुत प्यार से रहे दोनों भाई। पर जब वो बड़े हुए, बोल सकते हैं 22-23 साल के हुए, और 25 या 30 साल की उम्र में उनके माँ बाप की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उनके पास, माँ बाप के पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी खासी थी, बैंक में बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था, और भी डिपॉजिट कर रखे थे पैसे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पैसे थे, तो जब भी बच्चे दोनों बड़े हुए तो उन्होंने बोला कि भाई माँ बाप की तो डेथ हो गई, अब ये जो ज़मीन जायदाद है, अब हम लोग दोनों की शादी हो चुकी थी, उन्होंने कहा चलो अब हम लोग अलग हो जाते हैं। अब पहले तो भाई की इच्छा नहीं हुई होगी, फिर बाद में फिर जो उन्होंने बना बनाया, चलो भाई अलग ही हो जाते हैं और क्या करें। तो जब वो अलग हुए तो ज़मीन जायदाद का उनका हिस्सा बराबर करना था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, किसी को हो सकते 50-60 हो गया, किसी को 60% मिला, किसी को 50% मिल गया। तो जिसको 60% मिला वो तो खुश, जिसको 50% मिला वो दुखी, वो कह रहा मुझे इतना कम क्यों दिया। 60% वाले ने बोलो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर माने दो भी ना, उसको भी ज़्यादा चाहिए, उसको भी कुछ ज़्यादा चाहिए। अब चीज़ तो बराबर ही मिल सकती है, अब बराबर लेने को कोई तैयार नहीं है, नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए। एक दिन बात आई कि दोनों जा रहे हैं, कुछ बात बनी, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि इतना बड़ा, दूसरे भाई ने, एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, भाई ख़त्म। केस हुआ, पुलिस आई, जेल में ले गई, ले ली ज़मीन, मिल गई ज़मीन, क्या फ़ायदा, भाई चला गया, बदनामी हो गई, और फिर भी किसके पीछे? ज़मीन के पीछे। तो इसीलिए कहता हूँ, क्या करोगे गद्दी का लेके, ऐसी गद्दी का क्या करोगे जिसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं है, भाई भी साथ नहीं, फैमिली भी साथ नहीं है, तो क्या करोगे ऐसी गद्दी का लेके? कुछ नहीं मतलब बनता हो क्या? तो ईमानदारी से रहो, बस बात ये ख़त्म हो गई। तो इसलिए कहता हूँ कि गद्दी पे मत सोचो, भाई के पास सोचो। भाई आपके साथ है तो उस दुनिया से डरने की क्या बात है? सबसे बड़ा बात, सबसे अच्छी बात है भाई साथ होना। अगर भाई काबिल नहीं है तो बात अलग होती, तो गद्दी के हकदार आप हो। अगर भाई काबिल है तो सबसे पहले हक उसका बनता है गद्दी पे रहने का। ओके, समझे? ओके, तो अब बात यहाँ तक चल रहा है। एक बात वो भी थी कि जैसे राम जी के, उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ गए वनवास। उनकी माता ने उनके पिताजी से नहीं बोला था कि
मुझे एक वचन दो कि राम को तुम वनवास भेज दोगे और मेरे बेटे को गद्दी दे दोगे। उसने कहा, दशरथ ने कहा, माना तो नहीं पहले, फिर बड़ी मुश्किल से जब बात मान गया तो बड़े भाई ने कहा कोई नहीं, मुझे वनवास दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा वनवास। चला गया भाई। राम लक्ष्मण दोनों लोग चले गए, भगवान राम भगवान लक्ष्मण दोनों लोग चले गए। अब उनका भाई आया जिसको गद्दी दी गई थी। उसकी माँ ने बताया, बेटा अब तुम राजा हो। उसने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा राजा। भैया कहाँ गए, इसके हकदार तो वही है, तो इसके हकदार वो है, उनको राजा बनना चाहिए, जाहिर सी बात है, बड़ा भाई हकदार होता है। पर केकई को कुछ और ही सूझ रहा था। केकई को चाहिए था वो अपने बेटे के लिए। तो भरत उनका जो बेटा था, तो फिर भरत जी गए वनवास, वो जहाँ राम जी वनवास काट रहे थे, वनवास के लिए जा रहे थे, उनको रोकने गए कि भैया चलो, आप अपना जो आपका अधिकार है जो आप ले चले। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने बोला, नहीं, मेरी माँ ने मुझे या मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, उनकी वनवास में जाऊँगा। आपका हक है, आप जाओ, आप अपनी जो राजपाट है वो संभालो। तो उसने मना कर दिया, भैया नहीं, मैं राजपाट नहीं संभालूंगा, आपके बिना आपको ही राजपाट संभालना पड़ेगा। तो राम जी तो नहीं गए। उन्होंने कहा, भैया आप नहीं जा रहे तो आपके कुछ ना कुछ आप मुझे चीज़ दो जिससे मैं अपना आपको ले जाकर वहाँ पे वनवास, मैं तो चलाऊँगा नहीं, राजपाट चलाना आपको ही है। तो जो राम जी की पादुका थी वो ले जाके उन्होंने, भरत ने जाके जो राजगद्दी होती है ना उस पर जाके रख दी सिंहासन पे, कि अब शासन ये करेंगे, मतलब जब तक भैया नहीं आए तब तक भैया की पादुका यहाँ पे रहेंगी, शासन में नीचे बैठ के करूँगा, बाकी असली हकदार भैया इस पे बैठेंगे, मैं नहीं बैठूँ। तो बात आती कि एक भाई इतने जो सगी माता की ना होती वो इतना लगाव, और एक भाई इतना जो सगा होता है ये मार देता है। तो बात ये होती है कि भाई महत्वपूर्ण है, ज़मीन महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो आप कितना भी ले सकते हो, भाई कमा सकता है, इतना हक है तुझ में, कमा के खा सकते हो आप, पर भाई को नहीं ले सकते दोबारा, समझे। तो अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर बात अच्छी लगे तो अच्छा, कुछ गलत कह दिया कुछ माफ़ करना। मेरी जो उम्मीद थी मैंने मेरे मन से जो आ रहा था वो मैंने बोल दिया, अब आप लोगों के लिए है ना। चलिए, मेरी तरफ से था ये बात हुई। क्या क्या, इंद्र युद्ध और चक्र युद्ध में दोनों भाई भाई थे, इन दोनों गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, और संघर्ष हुआ तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए मार देंगे आगे जाके, इनकी बहुत गंदी स्थिति होने वाली है, ख़राब स्थिति होने वाली है। तो अब जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ हुई इनके बारे में। चलिए जानते हैं इनके बारे में अभी थोड़ी देर में। आप जानते हैं और इनके बारे में क्या क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस किस ने भाग लिया, कैसे कैसे भाग लिया, तो जानते हैं। तो जैसा कि त्रिपक्षीय संघर्ष को सबसे पहले किसने शुरुआत की, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने की सबसे पहले शुरुआत करी गुज्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज ने। किसने शुरुआत करी, गुज्जर प्रतिहार के शासक किसने, प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने शुरू किया। किसको, त्रिपक्षीय संघर्ष को, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किसने किया, गुज्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज ने। ओके, वत्सराज ने शुरू किया। फिर क्या बात आई, एक मिनट, और इंद्रयुद्ध को जिताकर गद्दी पर बैठाया। इसने उनसे बात करी थी ना, जैसे मैंने बताया था, अयुद्ध वंश के जो शासक दो राजा बने, जैसे इंद्रयुद्ध और चक्रयुद्ध। तो इंद्रयुद्ध को इसने जिताकर गद्दी पर बैठाया, किसने, वत्सराज ने। ओके, फिर बात आई, धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराया और गद्दी पर चक्रयुद्ध को बिठाया। फिर शासक इसमें कौन आ गया, फिर बीच में फिर आ गया धर्मपाल। धर्मपाल कौन सा, पाल वंश का शासक। धर्मपाल ने किसको हराया, धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराया और गद्दी पर किसको बिठाया, इंद्रयुद्ध का ही भाई चक्रयुद्ध को बिठाया। जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों भाई भाई कैसे एक दूसरे में मरे जा रहे हैं गद्दी के लिए, तो ये एक दूसरे में लड़ रहे हैं। तो फिर किसको बिठाया, चक्रयुद्ध को बता दिया। फिर क्या हुआ, फिर वह वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। फिर क्या किया, फिर ये जब वत्सराज है गुज्जर प्रतिहार का शासक, इसने किसको हरा दिया, इसने फिर से किसको, धर्मपाल को हरा दिया। किसने, धर्मपाल को हरा दिया। जब धर्मपाल हार गया, फिर उसके बाद फिर इसमें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। ये जो पहला युद्ध ये था कि इसमें ऐसा युद्ध जिसमें पहली बार कौन से, इन लोगों में राष्ट्रकूट शासक पहली बार शामिल हुए। कहाँ से, ये लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ पहली बार इसमें शामिल हुए आके। कौन से, दक्षिण से उत्तर की तरफ पहला विजय अभियान, इन लोगों का ये पहला विजय अभियान था। किसका, राष्ट्रकूट शासकों का, जो दक्षिण से आके उत्तर की ओर आ रहे हैं, किसके लिए, कन्नौज के लिए। तो ये इसमें ये शासक था कौन सा, ध्रुव। इसने इसको किसको हराया, वत्सराज को हराया, और फिर ये आगे बढ़ा। अब हम जानेंगे आगे इसके बारे में कि कैसे कैसे, लेकिन बाद में
किसने, नागभट्ट सेकंड ने इनको भी हरा दिया, फिर इसने अपना शासन किया खुद। ये पूर्ण शासक बन गया था। कौन, नागभट्ट सेकंड। क्यों बन गया था, और नागभट्ट सेकंड था किस वंश से, तो वो था गुज्जर प्रतिहार वंश से। तो कह सकते हैं कि लास्ट में गुज्जर प्रतिहार वंश ही इसका शासन किया इस पे। ओके, अब आइए अब जानते हैं इनके बारे में। जैसे मैंने कहा था कि वत्सराज को किसने हरा दिया था, किसने, आते हैं। तो जैसा कि हम बुझा रहे थे कि वत्सराज को किसने हराया था, वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया। पर इस चीज़ का बदला किसने लिया, लेकिन बाद में बदला नागभट्ट सेकंड ने बदला लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि नागभट्ट सेकंड ने उसको हरा के इसका पूर्ण कन्नौज का पूर्ण संस्थापक बन गया, मतलब शासक बन गया, पूर्ण शासक बन गया। और क्या किया, ये किस वंश से था, ये गुज्जर प्रतिहार वंश से था। ये तो बात हो चुकी है इसके बारे में, किसके बारे में, कैसे कैसे ये शासन किया, कैसे कैसे युद्ध शुरू हुआ था। अब हम जानेंगे इन वंशों के बारे में, जैसे गुज्जर प्रतिहार हो गया, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इनके बारे में डिटेल बाई डिटेल हम लोग जानेंगे कैसे कैसे इन लोगों ने शासन किया। तो पहले हम जानेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में, जैसे इसका संस्थापक कौन था, गोपाल था, है ना। इसने राजधानी कौन थी, मुंगेर थी। कब से कब तक शासन रहा है इनका, 750 से लेकर 1174 BC तक, AD तक इन लोगों का शासन रहा है। ओके, तो अब हम इन लोगों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम इतना ही जानते हैं किसके बारे में, इनके, जहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ना करें, और आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा इरिटेटिंग का फीलिंग होने लग जाता है। पढ़ने वाले बच्चे को तो आराम से पढ़ लेगा, मानता हूँ आप लोग हो, पर फिर भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इरिटेटिंग फीलिंग होने लग जाता है, मैं समझता हूँ। तो अगर एग्ज़ाम पास करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्लियर पढ़ना पड़ेगा, डट के पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। ओके, तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब ना करना है यार, सब्सक्राइब करोगे तो ही आपका चैनल आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।